अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो अभी एक काम कीजिए, जाकर अपने घर का मुख्य दरवाजा चेक कीजिए। देख लीजिए कि वो अच्छी तरह लॉक है या नहीं, क्योंकि 3 महीने पहले मेरा दरवाजा भी लॉक था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मार्च के महीने में एक नए अपार्टमेंट में रहने आया था। शहर के बीचों बीच 9 मंजिला बिल्डिंग थी। बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी स्मार्ट सिक्योरिटी। हर फ्लैट में चाबी की जगह डिजिटल कीपैड लॉक लगा था। बस 4 अंकों का एक सीक्रेट कोड डालो और दरवाजा खुल जाता। लीजिंग एजेंट ने मुझे मुस्कुराकर कहा था, अब चाबी खोने की चिंता नहीं, आपका कोड सिर्फ आपको और बिल्डिंग के मेंटेनेंस स्टाफ को पता होगा। हर फ्लैट का अलग कोड है, इसलिए ये आम ताले से भी ज्यादा सुरक्षित है। मुझे उसकी बात पर पूरा भरोसा था। पहला हफ्ता बिल्कुल सामान्य गुजरा। हर तरफ सामान के डिब्बे पड़े थे। रोज बाहर का खाना खा रहा था। नई नौकरी और नए शहर की भागदौड़ चल रही थी। लेकिन फिर छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। एक दिन ऑफिस से लौटा तो देखा कि कमरे का लैंप जल रहा था, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे बंद करके गया था। दूसरे दिन रसोई की कुर्सी बाहर खिसकी हुई थी। मैं हमेशा उसे अंदर करके जाता था। एक रात देखा कि फलों की टोकरी से सिर्फ एक सेब गायब था। बस एक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आया हो, थोड़ा बैठा हो और जाते जाते एक सेब खाकर चला गया हो। मैंने खुद को समझाया, नई जगह है, नया काम है, शायद मैं ही भूल रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे फोन पर एक मैसेज आया, आज फिर छाता भूल गए। Tears of joy। नंबर अनजान था और सबसे डरावनी बात, मैं सच में उस दिन अपना छाता ऑफिस में भूल गया था। मैं कई मिनट तक उस मैसेज को देखता रहा, फिर खुद को समझाया कि शायद गलत नंबर होगा। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगले ही दिन एक नए नंबर से फिर मैसेज आ गया। डरकर मैंने अपना मोबाइल नंबर ही बदल दिया। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। करीब 10 दिन बाद मैं देर रात ऑफिस से लौटा। दरवाजा खोलने लगा तो देखा ऊपर लगा हुआ मैनुअल डैशबोर्ड लॉक बंद था। वो लॉक जिसे मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। मैं कई मिनट तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके अंदर गया। अगली सुबह मैंने बिल्डिंग मैनेजमेंट को फोन किया। उन्होंने मेरे फ्लैट के स्मार्ट लॉक का डिजिटल रिकॉर्ड निकाला। हर बार जब कोई दरवाजा खोलता है, सिस्टम रिकॉर्ड रखता है। कुछ देर बाद फोन पर बैठी महिला अचानक चुप हो गई। उसने कहा, आपका फ्लैट कई बार खोला गया है। मैं बोला, क्या? लेकिन मैं तो उस समय ऑफिस में था। उसने फिर कहा, रिकॉर्ड के अनुसार दरवाजा आपके अपने कोड से खोला गया है। कोई मास्टर की इस्तेमाल नहीं हुई, सिर्फ आपका 4 अंकों वाला कोड। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मेरा कोड इस्तेमाल हुआ तो फिर उसे पता किसे था? तब मेरा शक गया बिल्डिंग के मेंटेनेंस वाले आदमी पर। उसका नाम था गैरी। उम्र करीब 60 साल। हमेशा हंसता रहता था। हर नए किराएदार से जरूरत से ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश करता था। सब ठीक चल रहा है, कुछ रिपेयर करवानी हो तो बता देना। लोग कहते थे वो पिछले 15 साल से उसी बिल्डिंग में काम कर रहा है। सब उसे भरोसेमंद मानते थे। एक रात मैं कूड़ा फेंकने नीचे जा रहा था, तभी मैंने देखा मेरे फ्लो का यूटिलिटी रूम थोड़ा सा खुला हुआ था। वो कमरा हमेशा लॉक रहता था। मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं चला गया। अंदर पाइपों के पीछे एक बड़ा कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा था। मैंने उसे खोला और मेरा खून जम गया। उसके अंदर मेरी तस्वीरें थी, मेरे अपने कमरे की, मेरी खिड़की के बाहर से खींची गई तस्वीरें। फिर मुझे मेरा ऑफिस शेड्यूल मिला, जो मैंने कई महीने पहले लिंक्डइन पर पोस्ट किया था। और सबसे नीचे एक कागज रखा था, उस पर पूरी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर लिखे थे और उनके सामने 4 अंकों के सभी एक्सेस कोड। कुछ फ्लैट नंबरों पर लाल पेन से क्रॉस लगा हुआ था। 4 नाम काटे जा चुके थे, लेकिन मेरा नाम अभी भी नहीं काटा गया था। मैं सदमे में वहीं खड़ा रह गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पीछे कोई आ चुका है। अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई, ठक। फिर बाहर से चाबी घुमाई गई। मैं अंदर बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन तभी बाहर गलियारे में धीरे धीरे किसी की सीटी बजाने की आवाज आने लगी। वो आराम से मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा था और मैं उस छोटे से कमरे में पूरी तरह अकेला अंदर कैद था। अगर कोई तुम्हें देख रहा हो तो शायद तुम उससे बचकर भाग सकते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी हर आवाज सुन रहा हो तो समझ लो वो तुमसे इतना करीब है कि कभी भी तुम्हें छू सकता है। जब मैं इस अपार्टमेंट में रहने आया तो मेरे लीज पेपर पर साफ लिखा था अपार्टमेंट 4B। यही नंबर मेरे मेल बॉक्स, पार्किंग पास और हर रिकॉर्ड में था। यही नंबर आगे चलकर सबसे बड़ा राज बनने वाला था। लगभग 2 हफ्ते बाद हमारे बिल्डिंग के टेनेंट ऐप पर एक अजीब अकाउंट दिखाई देने लगा, ghost_4C। पहले तो वो बस मजाक करता था, कभी लिफ्ट की शिकायत, कभी किसी के पैकेज का जिक्र, लेकिन फिर उसकी पोस्ट्स डराने लगी। एक रात उसने लिखा, जो भी 4थी मंजिल पर अभी उदास इंडी गाने सुन रहा है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि ठीक 20 मिनट पहले मैं अपने कमरे में अकेला वही प्लेलिस्ट सुन रहा था। खिड़कियां बंद थी,
और किसी को पता नहीं होना चाहिए था। मैंने खुद को समझाया कि शायद पुरानी बिल्डिंग है, दीवारें पतली हैं, आवाज बाहर चली गई होगी। ऐप पर दूसरे लोग भी कह रहे थे कि ghost_4c उनके बारे में भी अजीब अजीब बातें लिखता है। किसी के खाने का ऑर्डर, किसी की देर रात फोन पर हुई बात। सबको लगा कि कोई पड़ोसी मजाक कर रहा है। फिर एक रात मैंने पहली बार वो आवाज सुनी। रात के करीब 1 बजे मेरे बेडरूम की अलमारी वाली दीवार के अंदर से खर्र 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 ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखून धीरे धीरे दीवार पर रगड़ रहा हो। मैं डरते डरते दीवार के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। जैसे ही मैंने कान लगाया, आवाज तुरंत बंद हो गई, मानो दीवार के दूसरी तरफ मौजूद किसी चीज को पता चल गया हो कि अब मैं भी उसे सुन रहा हूँ। अगले दिन मैं लीजिंग ऑफिस पहुंचा। मैंने मजाक में पूछा, वैसे हमारे फ्लोर पर अपार्टमेंट 4C है कहाँ? मैंने कभी देखा ही नहीं। ऑफिस वाली महिला ने पुराने बिल्डिंग के नक्शे निकाले और वही मेरी जिंदगी बदल गई। सालों पहले 4B और 4C एक ही बड़ा अपार्टमेंट हुआ करते थे। बाद में उन्हें बीच में सिर्फ एक नई ड्राइवॉल लगाकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन एक और बात सामने आई। उस दीवार के पीछे एक पुराना सर्विस क्रॉल स्पेस था, जहां से पाइप और पुरानी लॉन्ड्री लाइन गुजरती थी। मतलब 4C मेरे कमरे के ठीक पीछे था। मैंने पुराने रिकॉर्ड ढूंढने शुरू किए। पता चला कि 4C का आखिरी किराएदार कई साल पहले किराया न देने और लगातार शोर मचाने की शिकायतों के कारण निकाल दिया गया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा था। उसके बाद वहाँ कभी कोई नहीं रहा। लेकिन सच कुछ और था। असल में वो आदमी कभी गया ही नहीं। वो उसी बंद पड़े हिस्से में छिपकर रह रहा था। वो उसी पुराने क्रॉल स्पेस में घूमता था, दीवार के पीछे से सबकी बातें सुनता था और फिर टेनेंट ऐप पर ghost_4c बनकर सबके राज लिख देता था। इतना ही नहीं, वो मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चुपचाप देखता था। मेरी तस्वीरें, मेरी पोस्ट्स, उनके छोटे छोटे हिस्से कमेंट्स में डाल देता था। लोगों को लगता था कि मैंने खुद ही ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर शेयर कर रखी है। किसी ने कभी दीवार पर शक नहीं किया, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच जानना चाहता था। उस रात मैंने अपनी अलमारी का पैनल खुद निकाल दिया। पैनल हटते ही मेरे सामने जो था उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। दीवार में कई छोटे छोटे गोल छेद बने हुए थे और वो छेद बिल्कुल उसी ऊंचाई पर थे जहां से कोई मेरे बिस्तर को साफ देख सकता था। मैंने तुरंत पुलिस के लिए फोटो लेने के लिए अपना फोन निकाला। फोन हाथ में था, मैं उन छेदों को घूर रहा था। तभी टिंग, टेनेंट ऐप का नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ghost_4c इज टाइपिंग। और उसी पल मुझे समझ आ गया, वो आदमी अभी भी दीवार के दूसरी तरफ मौजूद था और वो मुझे देख रहा था। मैं उस आदमी से कभी नहीं मिली जो कई दिनों से मुझ पर नजर रख रहा था। उसके बारे में मुझे एक डिलीवरी रजिस्टर से पता चला, लेकिन तब तक वह पहले ही तय कर चुका था कि वह किस दिन मेरे घर आने वाला है। सब कुछ एक छोटी सी वीडियो से शुरू हुआ। मैंने बस एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी जिसमें मैं एक पैकेट खोल रही थी। वीडियो वायरल हो गई और एक बड़े अकाउंट ने उसे शेयर कर दिया। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर लोग बिना वजह मुझसे नफरत करने लगे। किसी ने मेरी बात को गलत तरीके से फैलाया और हजारों लोग मुझे ट्रोल करने लगे। आमतौर पर ऐसी बातें कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कमेंट्स में मौजूद एक आदमी ने मेरी वीडियो को बार बार देखा। उसने वीडियो का हर फ्रेम ध्यान से देखा, खिड़की के शीशे में दिख रहा रिफ्लेक्शन, मेरी बिल्डिंग का छोटा सा हिस्सा और वीडियो के एक कोने में दिखाई दे रहा पार्सल लॉकर का नंबर। इन सबको जोड़कर उसने मेरा पता ढूंढ लिया। फिर उसने इंटरनेट पर मेरी बिल्डिंग, मेरा फ्लैट नंबर और मेरा पूरा नाम पोस्ट कर दिया। इसे डॉक्सिंग कहते हैं। एक बार आपकी निजी जानकारी इंटरनेट पर आ जाए तो चाहे आप अपने सारे अकाउंट डिलीट कर दें, वह जानकारी हमेशा किसी न किसी के पास रह जाती है। करीब एक हफ्ते बाद मेरे दरवाजे पर एक पैकेट रखा मिला। उस पर न भेजने वाले का नाम था और न ही कोई रिटर्न एड्रेस। मैंने पैकेट खोला और अंदर जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें मेरे घर की चाबी थी, वही चाबी जो 3 हफ्ते पहले खो गई थी। उस समय मैंने सुरक्षा के लिए अपने घर का ताला बदल दिया था। मैंने उसी दिन फिर से नए ताले लगवा दिए। अब मैं हर बार दरवाजा खोलने से पहले पीपा होल से जरूर देखती थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी जानकारी इंटरनेट तक कैसे पहुंची। मेरा एक सहकर्मी, जिसे मैं अपना दोस्त मानती थी, कुछ निजी बातें एक बड़े ट्रोल अकाउंट को भेजता था ताकि उसे सोशल मीडिया पर ध्यान मिले। जब मैंने उससे पूछा तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, मैंने गलती की, लेकिन मैंने कभी किसी को तुम्हारा असली पता नहीं बताया। और वह सच बोल रहा था, क्योंकि मेरा पता उसके जरिए लीक नहीं हुआ था। असल वजह कुछ और थी। हमारी बिल्डिंग के फ्रंट डेस्क पर काम करने वाला एक लड़का हर आने वाले पार्सल की एंट्री करता था। उसकी एक अजीब आदत थी, जिस पार्सल पर पूरा नाम, ऑफिस का पता या कोई दूसरी निजी जानकारी लिखी होती, वह उसकी चोरी छिपे फोटो खींच लेता। फिर इंटरनेट पर देखता कि कौन लोग पहले से ट्रोल हो रहे हैं। उसे लगता था कि जो लोग पहले से डरे हुए हैं
अगर वे कहेंगे कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो शायद कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। एक दिन मैं अपने पड़ोसी का खोया हुआ पार्सल ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी। तभी मुझे उसका निजी डिलीवरी रजिस्टर मिल गया। मैंने उसके पन्ने पलटे और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रजिस्टर में मेरा नाम पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ था। मेरे नाम के आगे कई बने हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उसी पेज पर 4 और लोगों के नाम लिखे थे और उन सभी के आगे सिर्फ एक शब्द लिखा था, हो गया। उस रात मैं बाथरूम में खुद को बंद करके बैठ गई। मैंने उस रजिस्टर की सारी तस्वीरें 3 अलग अलग क्लाउड अकाउंट में सेव कर दी। फिर मैंने पुलिस को फोन किया। मैं अभी फोन पर होल्ड पर ही थी कि तभी मेरा मोबाइल एक बार वाइब्रेट हुआ। एक नई फोटो आई थी। मैंने फोटो खोली और मेरा खून जम गया। उस फोटो में मैं खुद बाथरूम में बैठी हुई दिखाई दे रही थी, बिल्कुल उसी जगह जहां मैं उस समय बैठी थी। और वह तस्वीर सिर्फ 30 सेकंड पहले मेरे ही घर की खिड़की के बाहर से खींची गई थी। उसने मुझे मेरे सपनों वाला अपार्टमेंट वीडियो कॉल पर दिखा दिया था, जबकि मैंने अभी तक एक भी पेपर साइन नहीं किया था। उसे उस अपार्टमेंट का हर कोना मुझसे भी ज्यादा याद था। बस एक बात उसने कभी नहीं बताई कि वो वहाँ का असली लीजिंग एजेंट था ही नहीं। दूसरे शहर से अपार्टमेंट ढूंढना वैसे ही मुश्किल होता है। मैंने ऑनलाइन एक अच्छी बिल्डिंग की लिस्टिंग देखी और दिए गए नंबर पर मैसेज किया। कुछ ही देर में एक आदमी का जवाब आया। उसने खुद को उस बिल्डिंग का लीजिंग एजेंट बताया। उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, हमेशा जल्दी रिप्लाई करता था और काफी प्रोफेशनल लगता था। उसने कहा कि वो मुझे वीडियो कॉल पर पूरा वर्चुअल टूर दिखा देगा। वीडियो कॉल शुरू हुई। वो मुझे एक खूबसूरत मॉडल अपार्टमेंट घुमाने लगा। ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, हर जगह बड़े आराम से दिखा रहा था। इसी बीच वो मुझसे सामान्य बातें भी पूछने लगा। आप कहाँ काम करते हैं? आपके ऑफिस का टाइम क्या है? अकेले शिफ्ट हो रहे हो या कोई साथ आएगा? मुझे ये सब बिल्कुल सामान्य लगा। मैंने बिना सोचे हर सवाल का जवाब दे दिया। करीब 1 महीने बाद मैं उस बिल्डिंग में रहने आ गया, लेकिन मेरा असली फ्लैट उस मॉडल फ्लैट से थोड़ा अलग था। लेआउट लगभग वही था, लेकिन कुछ दीवारें और कमरे उल्टी दिशा में थे। शुरुआत में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मेरे पड़ोसी ने अचानक कहा, तुम्हारे किचन वाली खिड़की के पास जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कितना अजीब है ना। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे फ्लैट में वैसा ब्लाइंड स्पॉट था ही नहीं। वो तो सिर्फ उस मॉडल अपार्टमेंट में था जो मैंने वीडियो कॉल पर देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा नहीं बल्कि वीडियो वाला फ्लैट देखा हो। कुछ दिनों बाद मेरे दरवाजे के नीचे छोटे छोटे नोट मिलने लगे। पहले नोट पर लिखा था, उम्मीद है नया घर तुम्हें पसंद आ रहा होगा। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन डरावना नहीं। फिर एक सुबह दूसरा नोट मिला। उस रात मैं बहुत परेशान था। मैं अकेले कमरे में बैठकर रोया था और अगले दिन नोट में उसी बात का इशारा लिखा हुआ था। अब मुझे डर लगने लगा। कुछ नोट्स में मेरे ऑफिस आने जाने का समय भी लिखा होता था, वही समय जो मैंने सिर्फ उस पहले वीडियो कॉल में बताया था। आखिरकार मैंने सीधे बिल्डिंग के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में फोन किया। मैंने उस एजेंट का नाम बताया, लेकिन उनका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ इस नाम का कोई कर्मचारी कभी काम ही नहीं करता। हम तो वर्चुअल टूर भी नहीं करवाते। मेरी सांसें रुक गई। बाद में पता चला उस आदमी ने असली वेबसाइट से अपार्टमेंट की फोटो और फ्लोर प्लान चुरा लिए थे। फिर एक नकली प्रोफाइल बनाकर खुद को एजेंट बताने लगा। वो अलग अलग बिल्डिंग्स के नाम पर लोगों को वीडियो कॉल करता और उनसे आराम से उनकी सारी निजी जानकारी निकलवा लेता। नाम, ऑफिस, रूटीन, शिफ्ट होने की तारीख, सब कुछ। उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ लोगों की जिंदगी के बारे में जानना था। मैंने सोचा वो कहीं दूर बैठा होगा, सिर्फ इंटरनेट के पीछे छिपा हुआ। लेकिन मैं गलत था। वो उसी बिल्डिंग में रहता था, मेरे फ्लैट से सिर्फ 2 मंजिल ऊपर। वो सच में वहाँ का किराएदार था, अपने असली नाम और असली किराए के एग्रीमेंट के साथ। वो अपने ही फ्लैट में बैठकर नकली एजेंट बनता और उन महिलाओं को निशाना बनाता जो नई नई उस इलाके में रहने आती थी। एक शाम जब मैं नीचे अपना मेल लेने गया, तो मुझे अपने मेल बॉक्स के नीचे एक कागज चिपका मिला। वो मेरे ही फ्लैट का पूरा फ्लो प्लान था, लेकिन इस बार वो मॉडल वाला नहीं था। वो मेरे असली अपार्टमेंट का नक्शा था। उसके किनारों पर हाथ से नोट्स लिखे थे। सुबह 8:15 घर से निकलती है, शाम 6:40 वापस आती है, वीकेंड पर ज्यादातर घर पर रहती है। और सबसे डरावनी बात, ये सारी तारीखें उसी दिन से शुरू थी जिस दिन मैं इस बिल्डिंग में रहने आया था। उस रात करीब 11 बजे अचानक मेरे इंटरकॉम की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, मैडम आपकी डिलीवरी आई है। लेकिन मैंने उस दिन कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। मैंने बस एक लड़के को डेटिंग ऐप पर रिजेक्ट किया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे ग्रुप को नाराज कर रही हूँ। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हमारी कुछ अच्छी बातें हुई, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने वही किया जो हर किसी को करना चाहिए।
मैंने उसे अनमैच किया, ब्लॉक किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद मेरी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट्स पर अजनबी लोगों के कमेंट आने लगे। बहुत गंदे, बहुत डरावने, ऐसी बातें जो कोई अजनबी जान ही नहीं सकता था। फिर एक लड़की ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। उसने माफी मांगते हुए कहा, शायद तुम्हें ये देखना चाहिए। वो एक ऐसा लोकल ऑनलाइन फोरम था जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वहाँ मेरा पूरा नाम था, मेरा घर का पता था और कई अजनबी लड़के मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक खेल हूँ। कोई मेरी तस्वीरों को रेट कर रहा था, कोई मजाक कर रहा था कि सबसे पहले उसके घर कौन पहुंचेगा। बाद में मुझे पता चला ऐसे फोरम सिर्फ एक शहर में नहीं, कई शहरों में मौजूद हैं। अगर कोई लड़की किसी गलत आदमी को ऑनलाइन रिजेक्ट कर दे तो वो लोग मिलकर उसकी पूरी जिंदगी इंटरनेट पर डाल देते हैं। ये बदला लेने का उनका तरीका होता है और बाकी लोग बस बैठकर तमाशा देखते हैं। फिर मेरे घर अजीब अजीब पार्सल आने लगे, छोटी छोटी चीजें जिन्हें मैंने कभी ऑर्डर ही नहीं किया था। उनका मकसद सिर्फ एक था, मुझे ये एहसास दिलाना कि उन्हें मेरा सही पता है। कुछ दिन बाद मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरे पुराने स्मार्ट की ऐप में किसी नए डिवाइस ने लॉगिन करने की कोशिश की थी। वो डिवाइस किसी ऐसे शहर से था जहां मैं कभी गई भी नहीं थी। डर के बावजूद मैं वापस उसी फोरम पर गई। मैं हर एक कमेंट पढ़ने लगी, शायद मुझे कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे मैं पुलिस को सब कुछ समझा सकूं। लेकिन जो मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। वहां सिर्फ मेरी जानकारी नहीं थी, एक पिन थ्रेड था, पूरे शहर की महिलाओं की लिस्ट, हर बिल्डिंग के हिसाब से, हर नाम के सामने छोटी छोटी चेकलिस्ट बनी हुई थी। बिल्डिंग का एंट्री कोड, रोज का टाइम टेबल, सोशल मीडिया प्रोफाइल, खिड़कियों से चोरी छिपे ली गई तस्वीरें, उन बिल्डिंग्स के नाम जिन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती थी। और उनमें से एक वो बिल्डिंग थी जहां मैं अभी रहती थी। फिर मुझे एक और सच्चाई पता चली, जिस लड़के को मैंने डेटिंग ऐप पर रिजेक्ट किया था वो तो इस पूरे खेल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असल आदमी कोई और था, वो इंसान जो महीनों से हमारी बिल्डिंग की हर जानकारी इकट्ठा कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, मैं उससे पहले भी मिल चुकी थी, हमारी कई बार हल्की फुल्की बातें भी हुई थी। उसे हमारी बिल्डिंग में आने जाने का ऐसा कारण था जिस पर कोई कभी शक नहीं करता। उस रात मैंने अपने बारे में बनी पोस्ट फिर से खोली। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं बार बार पेज रिफ्रेश कर रही थी। मेरे नाम के सामने लगभग हर चेकबॉक्स टिक हो चुका था, बस एक बाकी था, एड्रेस कंफर्म इन प्रोग्रेस। उसी समय एक नया कमेंट आया, सिर्फ 1 मिनट पहले पोस्ट किया गया था। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, ऑलमोस्ट देयर। और तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। अगर इस कहानी ने आपको डरा दिया तो यही इसका मकसद था, क्योंकि ऐसी कहानियां इंटरनेट पर लोगों के साथ सच में हुई घटनाओं से प्रेरित होती हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई डरावनी घटना हुई हो तो हमें जरूर भेजिए, आपका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी यहीं से शुरू होगी।